हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इजी वे में इस चैप्टर को हम समझ सकें। बहुत डिफ़िकल्ट जो है इस चैप्टर को ना बनाया जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से, जो एक हेलमेट नाम के लड़के की स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। In 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. 1945 की बात है। एक 11 साल का लड़का, जर्मन लड़का जिसका नाम हेलमेट है, वो अपने बेड पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है और अपने पेरेंट्स की बात को सुन लेता है। जो उसके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सीरियस टोन्स में जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो उस बात को सुन लेता है। अब वो बात क्या है? His father deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family. उसके फादर जो हैं अपनी फैमिली, उसकी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो समय आ गया है कि अब हमें पूरे परिवार के साथ जो है अपने आप को मार देना चाहिए, यानी कि पूरे परिवार को मिलकर जो है वो सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसे हेलमेट के फादर अपनी उसकी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है ऐसा? नाउ द allies विल डू टू अस व्हाट वी डू डिड द Jews, he said, who said? उसके फादर, हेलमेट के फादर कहते हैं कि अब अलाइज वो हमारे साथ करेगी जो हमने ज्यूश के साथ किया है। अलाइज क्या है, ज्यूश कौन है, वो इस चैप्टर में हम आगे वन बाय वन बढ़ेंगे। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's songs. अगले दिन हेलमेट के फादर हेलमेट को जंगलों में, वुड्स का मतलब है जंगलों में ले जाते हैं और पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, गाना गाते हैं और हैप्पीली जो वो टाइम था, मूवमेंट था, वो हेलमेट के लिए काफ़ी अच्छा था। लेटर हेलमेट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और उसके बाद हेलमेट के फादर अपने आप को अपने ऑफिस में जो है गोली मार कर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. हेलमेट को याद है कि उसके फादर की जो यूनिफॉर्म थी वो खून से भरी हुई थी और उस ब्लडी यूनिफॉर्म को उनके घर के ही जो फायर प्लेस होता है वहाँ पर जलाया जाता है। सो ट्रॉमेटाइज्ड, shocked as a result of disturbing experience was he by what he had overheard, क्योंकि वो सुन चुका था कि क्या हुआ था उसकी फैमिली में, उसके पापा मम्मी क्या बात कर रहे थे, तो वो इस चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब था, शॉक था। And what has happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years, और वो इतना डरा हुआ था कि उसने अगले 9 साल तक अपने घर में खाना खाने से इनकार कर दिया। He was afraid that his mother might poison him, उसे डर था कि उसकी मदर जो है वो उसको शायद पॉइजन दे देंगी या खाने में जहर मिलाकर उसको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने फादर और मदर की बात को सुन चुका था। अब यहाँ पर हमने इस चैप्टर को पढ़ना तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हेलमेट के फादर ने ऐसा क्यों किया, वो किस अलाइज की बात कर रहे थे, वो किस जूइश की बात कर रहे थे, कौन थे जूइश, उन्होंने जूइश के साथ क्या किया था। तो अब हम चैप्टर की असली शुरुआत करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जर्मनी में वीमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ था। Germany fought the First World War along with Austrian Empire and against the Allies. जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 और 1918 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में शुरू हुई थी, उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। और किसके ही खिलाफ हिस्सा लिया था? अलाइज के खिलाफ लिया था। अलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया हैं। सो यहाँ पर आप अलाइज पावर देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, सोवियत यूनियन में रशिया, ये अलाइड पावर थी। और जो एक्सेस पावर थी जिसका हिस्सा जर्मनी था, उसमें जर्मनी, इटली, जापान आते हैं और ऑस्ट्रियन एम्पायर भी आता है। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो विश्व था वो दो गुटों में बट गया था, अलाइड पावर्स और एक्सेस पावर। यानी कि मेन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो अलाइड पावर्स और एक्सेस पावर के बीच हुआ था। Germany initially made gain by occupying France and Belgium.
शुरुआत में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो जर्मनी को इसमें फ़ायदा हुआ, उसने फ्रांस और बेल्जियम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। However, the Allies won, defeating Germany and the Central Powers in 1918. लेकिन आखिरकार अलाइज यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं और जर्मनी और सेंट्रल पावर, एक्सेस पावर को सेंट्रल पावर्स भी कहा जाता है, यानी कि जर्मनी, जापान और इटली, इनको सेंट्रल पावर्स भी कहा जाता है। 1918 में इनको हरा दिया जाता है। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. जब जर्मनी की हार होती है, यानी कि सेंट्रल पावर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाते हैं, उसके बाद जो है जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में एक नेशनल असेंबली की मीटिंग होती है वीमर नाम की जगह पर, और वहाँ पर जर्मनी के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। हालांकि वीमर रिपब्लिक की शुरुआत हो चुकी थी, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा, डेमोक्रेटिक आधार पर होगा, बट द रिपब्लिक हावेवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। लेकिन जर्मनी के खुद के लोगों ने वीमर रिपब्लिक का स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और क्यों नहीं किया था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को जो है सारी वॉर की जिम्मेदारी की, जो वॉर हुआ था वो जर्मनी की वजह से हुआ था, सारी वॉर गिल्ट जो है जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया और उसको जो है बहुत सारे टर्म्स को जर्मनी से ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया। सो मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल। तो इसीलिए जो बहुत सारे जर्मन्स थे वो ये मानते थे कि पहला जो इस युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी हारा है उसका कारण भी वीमर रिपब्लिक है, और जो वर्साइल की संधि जर्मनी के ऊपर थोपी गई है उसका कारण भी जो है उसका कारण भी वीमर रिपब्लिक है। तो दो कारणों की वजह से नेशनल असेंबली जो कि वीमर रिपब्लिक की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे कि वर्साइल की जो डिसग्रेसफुल जो संधि थी उसको एक्सेप्ट क्यों किया वीमर रिपब्लिक ने, तो वो उसकी गलती है। और दूसरा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई है उसमें भी वीमर रिपब्लिक की गलती है। तो ये जो दो गलतियां थी वो जो है उन्होंने मानी कि वीमर रिपब्लिक की थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये वर्साइल की ट्रीटी आखिर क्या है। यहाँ पे वर्साइल वर्ड लिखा हुआ है, कौन सी फोर्सफुल वो संधि थी, कौन सी फोर्सफुल ट्रीटी थी जिसको जर्मनी ने को एक्सेप्ट कराया गया था, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल कैन बी समराइज्ड एज, सबसे पहला था कि एक संधि हुई थी वर्साइल नाम की जगह पर और वहाँ पर जो है कुछ टर्म्स थी जो कि जर्मनी के ऊपर और जो बाकी सेंट्रल पावर्स थे उसके ऊपर भी डाली गई थी। सबसे पहले टेरिटरी लैंड लॉस्ट टू ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड एंड डेनमार्क। जर्मनी को अपनी काफ़ी जो लैंड थी वो ब्रिटेन को देनी पड़ी, फ्रांस को देनी पड़ी, बेल्जियम को देनी पड़ी, पोलैंड को, डेनमार्क को देनी पड़ी। रिपेरेशन, इसके अलावा जर्मनी को कई ब्लैंक चेक्स पे भी सिग्नेचर कराए गए और बाद में 6600 मिलियन यूरो पर जो है वो सेटल हुए। आर्मामेंट्स, उसकी आर्मी को रिड्यूस कर दिया गया। ये आर्मी की जो आर्मी में जितने लोग रिक्रूटेड थे उनको कम कर दिया गया, 100,000 मैन कर दिया गया। कोई एयरफोर्स नहीं होगी, 6 वॉरशिप होगी, कोई कॉन्सेप्शन नहीं होगा। राइनलैंड जहाँ पे जर्मनी के ट्रूप्स थी उनको हटा दिया गया। जर्मन ट्रूप्स वर नॉट अलाउड देयर, राइनलैंड जो है वहाँ पर जर्मन ट्रूप्स नहीं आ सकते, यानी कि जर्मनी की जो आर्मी थी उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया था, एयरवेज तो वो रख ही नहीं सकते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट था जो टर्म्स थी वो थी वॉर गिल्ट। जर्मनी हैड एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ब्रेकिंग आउट, पूरी तरह से जर्मनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि ये जो युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो जर्मनी की वजह से हुआ था, इसलिए उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। जितने भी वॉर में जो भी नुकसान हुआ है, ज़मीनी नुकसान हुआ है या जो भी खर्चा हुआ है वो मोस्टली जो खर्चा है वो जर्मनी को चुकाना पड़ेगा।
और लास्ट था लीग ऑफ नेशन, जर्मनी वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन, कि लीग ऑफ नेशन को जर्मनी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये वो सब ट्रीटी थी, ये वो सब टर्म्स थी जो कि जर्मनी को फोर्सफुली एक्सेप्ट करनी पड़ी। और क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने इस पे सिग्नेचर किए थे, इसको एक्सेप्ट किया था, डैट इज़ वाई जर्मनी के लोगों ने जो है वीमर रिपब्लिक का स्वागत नहीं किया। उन्हें लगा कि इतनी जो टर्म्स थी, इतनी हार्श टर्म्स को जो है वीमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये रीज़न था कि वीमर रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं करते थे। वीमर रिपब्लिक में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, यानी कि जन्म से ही उसमें कुछ कमियां थी। अब हम देखते हैं कि इस वॉर के इफ़ेक्ट्स क्या थे। द वॉर हैड अ डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं था कि वॉर का जो बुरा असर था या वॉर वो सिर्फ जर्मनी पे पड़ा, पूरे कॉन्टिनेंट पे, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या फाइनेंशियली, दोनों ही तरह से जो है बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़े थे। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर, यूरोप जो है वो एक क्रेडिटर है, यानी कि उधार देता था लोगों को, मतलब कंट्रीज को, बट नाउ इट बिकम अ डेप्टर, अब वो खुद कर्ज में था। द सपोर्टर ऑफ वीमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जर्मनी में वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरों ने उसका विरोध किया, एंड बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स, और उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव सिविलियंस, जो सोल्जर्स थे उनको आम नागरिकों के ऊपर रखा जाने लगा। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई कि देश का जो ऑनर है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कि अब हमें बदला लेना है। जो वर्साइल की ट्रीटी के बाद जर्मनी के ऊपर जो जो ये टर्म्स थोपी गई थी उस सबको खत्म करना है। कुछ ना कुछ एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। 1924 एंड 1922 सॉ सम स्टेबिलिटी, कुछ समय तक कुछ सुधार रहा, येट इट वॉज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी वो रेत के ऊपर थी, बहुत लंबे समय तक नहीं चली। इन 1924 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेविस प्लान बाय अमेरिकन्स, जर्मनी केम आउट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अमेरिकन्स ने जर्मनी की कुछ हेल्प की थी उसको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकालने के लिए। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, अब क्योंकि जर्मनी की ज़मीन जो है छिन चुकी थी मोस्टली, उसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उस पर भी अलग अलग कंट्रीज़ का इसका कब्ज़ा हो गया था, तो इसलिए अब उसके बहुत सारा जो पैसा था कॉम्पनसेशन में देना पड़ा। तो अब वो टोटली छोटे छोटे लोन्स पर डिपेंड करता था, और मोस्टली जो ये लोन्स था जर्मनी वो यूएसए से लेता था। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन विद द क्रैश इन 1929 ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। हालांकि 1924 से 28 तक जब तक यूएसए सपोर्ट मिलता रहा तो जर्मनी स्टेबल था, ठीक था, लेकिन अचानक से 1929 में जो यूएसए की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी वो धराशायी हो गई। धराशायी मतलब जो करेंसी थी वो गिर गई। द जर्मन इकोनॉमी वॉज हिट बैडली, यूएसए की इकोनॉमी पे तो उसका असर पड़ा ही, लेकिन जर्मन इकोनॉमी पर इसका और भी बुरा असर पड़ा। द मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास पॉपुलेशन वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटारियनाइजेशन, और इसका सबसे बुरा असर क्या हुआ कि अब लोगों को ये लगने लगा कि अब चीज़ों की दाम तो बढ़ जाएंगे, और रुपए का जो रुपए की जो कीमत थी या जो डॉलर्स की जो कीमत थी वो घटती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो एक रिसेशन का दौर था, आर्थिक मंदी का दौर था, वो देखने को मिला। उसका सबसे ज़्यादा बुरा असर जो था वो जर्मनी पर पड़ रहा था। नाउ इसी चैप्टर में अभी हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कि इन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि वीमर रिपब्लिक के क्या इनहेरेंट डिफेक्ट्स है। इनहेरेंट डिफेक्ट्स का मतलब होता है क्या कमियां थी उसकी जन्म से। सबसे पहली कमी थी इट वॉज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल representation which made achieving a majority by one party virtually impossible, क्योंकि इसमें proportional representation दिया गया था, अलग अलग लोगों को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जितने भी लोग जर्मनी में रहते थे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को कितना कितना रिप्रेजेंटेशन था ये बता दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि किसी भी एक पार्टी को जो है वो प्योर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, सिर्फ कोलिजन गवर्नमेंट की मिली-जुली सरकार ही जो है जर्मनी में बन पाई। पहली कमी इसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी। दूसरी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 48 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी जो इसकी
कमी थी वो था आर्टिकल 48, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, सस्पेंड सिविल राइट, लोगों के जो अधिकार हैं, सिविल राइट्स हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, एंड रूल बाय डिक्री। और उस समय जब एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन लगाया जाएगा, जब इमरजेंसी इम्पोज की जाएगी, तब जो है वो एक डिक्टेटर की तरह रूल कर सकते हैं। ड्यू टू 20 डिफरेंट कोलिशन गवर्नमेंट बीइंग फॉर्म्ड इन 14 ईयर्स, 14 सालों में 20 मिलीजुली सरकार बनी थी, किसी भी वन पार्टी को जो है सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिला। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों का जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जर्मनी के लोगों का जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उसमें से विश्वास, उसमें से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एज इट ऑफर नो सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो जर्मनी के लोगों की समस्याओं का हल निकाल ही नहीं पा रहा था, और उस पर भी बार बार जो प्रेसिडेंट थे वो आर्टिकल 48 यानी कि इमरजेंसी इम्पोज कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को जो एक उम्मीद थी, थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वीमर रिपब्लिक उनको जो वर्साइल की ट्रीटी की टर्म्स थी इनसे बाहर निकालेगा, अब जर्मनी में जो है इकोनॉमिकली जो क्राइसिस आए थे उनको सुधारने की कोशिश करेगा, वो सब नहीं हो पा रहा था। तो दैट इज़ वाई लोगों का विश्वास जो था वो वीमर रिपब्लिक से पूरी तरह से उठ चुका था। अब वो एक ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे लीडरशिप की तलाश कर रहे थे जो उनको जो है उनको रिस्पेक्ट, उनको डिग्निटी जो है प्रोवाइड कर सके, जो वुमेन रिपब्लिक नहीं दे पा रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने आखिर जो है वीमर रिपब्लिक जो की जो कमियां थी उनको कैसे दूर किया, कैसे वो एक बहुत बड़े जो है जर्मनी के लीडर बन गए, कैसे वो डिक्टेटर बने, उनके बारे में हम अब आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पर दोबारा से आपको जो है समझा सकूं। थैंक यू।